आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। महोबा न्यूज़ को महोबा में कार्य करते हुए 5 वर्ष हो गए हैं और आज महोबा न्यूज़ ने अपने एक नए कार्यालय का लोकार्पण किया है। इस लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में वरिष्ठ हमारे आपका परिचय कराऊं जी। हमारे बड़े भाई, वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट और कवि, विभिन्न विधाओं से सुसज्जित डॉक्टर रामदत्त तिवारी जी हमारे बीच में हैं। इससे अच्छा अवसर क्या होगा कि इस महोबा न्यूज़ के इस नए कार्यालय के लोकार्पण के अवसर पर आप हमारे बीच में हैं। ये बहुत सुखद अनुभूति है हमारे लिए और हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। स्वागत है। आपके ही बारे में कुछ शुरुआत करते हैं। हमारी तो खुली किताब है। आपका सफ़र जी, जहाँ तक मुझे याद है 1975 या उससे भी पूर्व आरंभ हुआ और दिनोदय जिस समय प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो हुआ ही नहीं करता था, प्रिंट मीडिया हुआ करता था और प्रिंट मीडिया के भी कुछ गिने चुने न्यूज़पेपर होते थे। उस समय पर आपने दिनोदय नाम का एक साप्ताहिक एक पत्र निकालते थे, तो कुछ भूली बिसरी यादें होंगी, कुछ बताइए। दरअसल हम जब ग्रेजुएशन में थे तब से समाचार पत्र का प्रकाशन संपादन हम कर रहे हैं और सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ था उसका नाम था सफलता संदेश। और वो सफलता संदेश ऐसा था कि इस ट्रेन में सफ़र करते हुए एक संत मिले, वो भीख मांग रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये क्या तरीका है, अगर आपके पास कोई काम नहीं चलिए मेरे साथ। मैं भोपाल से आ रहा था तो उन्होंने तुरंत हमारे बगल में बैठ के अपने झोला से एक पत्रिका निकाली, उसका नाम था सफलता संदेश। बोले देखिए मैं तो ये करता हूँ कि चले नहीं रही, तो मेरे साथ चलिए चरखारी, मैं आपको चलवाऊंगा। तो मेरे साथ आए। माता जी से मैंने कहा कि इनको रोज आप खाना खिलाएंगी। एक मंदिर में हमने उनके रहने का इंतजाम किया और वो सफलता संदेश का एक डिक्लेरेशन फाइल किया और सफलता संदेश शुरू हुआ। उनको मैंने एडिटर बनाया, स्वामी विद्यानंद जी उनका नाम था। कालांतर में प्रेस रजिस्ट्रार से फिर एक ऑब्जेक्शन लेटर आया, टेक्निकल मैटर था क्योंकि उसका डिक्लेरेशन उरई से था और ये हम लोगों ने महोबा से किया था। तो जैसे वो लेटर आया कि आप अन्य शीर्षक दें, तब फिर इसके बाद हमने वो चिट्ठी लिखी, फिर दीनोदय स्वीकृत हुआ। तो इस प्रकार से दीनोदय 67 से दीनोदय प्रारंभ हुआ और लगभग 97 तक हमने उसको अनवरत चलाया है। छतरपुर का एडिशन भी उसमें हुआ, महोबा का सही था और अच्छा उसमें कवरेज मिला और अच्छा उसका प्रसार हुआ। उस समय हमको ध्यान है कि हम 7-8 हज़ार प्रतियां पूरे यूपी एमपी सब मिला करके करते थे। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये है कहानी। आपका वो एक उस समय का एक अंक बहुत प्रचलित हुआ जब महोबा में भीषण बाढ़ आई थी। जी, मुझे लग रहा है शायद 1978 की, हाँ 79-80 का है। 79-80 की वो विषय था। समय यहाँ R.K. गोयल हुआ करते थे। जिस समय वो कीरत सागर का बांध भी टूट गया था, कुछ स्मृतियां उसकी। नहीं, उसकी स्मृतियां तो ये हैं कि दरअसल उसमें कमी थी। यहाँ की सिचुएशन एक बड़ी विचित्र थी कि सलारपुर डैम बन चुका था और सलारपुर से कीरत सागर को और मदन सागर को जोड़ने वाली नहर थी। तो वहां कुछ तत्व ऐसे थे जो उस नहर को तोड़ देते थे और पानी वेस्ट हो जाता था और इन तालाबों में स्कैर्सिटी रहती थी। एसपी गौड़ उन समय आए तो हमने उनको वो लोकेशन बताई, उन्होंने उस पर बड़ा गंभीरता पूर्वक काम किया और वो नहर उस साल नहीं टूटी और उसी साल पानी ज्यादा बरस गया। तो सिंचाई विभाग को जो उसका एक पूरा करना चाहिए था कि कौन पानी कितना कहाँ निकाल दें कि ये स्थिति ना आए, ये ना हो करके कुछ लोग कीरत सागर में थे, पानी बढ़ता जा रहा था तो वहां लोगों ने कहा टूट जाएगा मलकपुरा बह जाएगा, थोड़ा सा फड़ुआ मार दिया और इसके बाद फिर वो एकदम से बड़ी भीषण बाढ़, बहुत भयंकर भीषण बाढ़ आई। बड़ा नुकसान हुआ उसमें। कहीं कोई अलार्मिंग सिस्टम नहीं था कि किसी को आप सूचित कर दें कि लोग सचेत हो जाएं। रात का टाइम, बहुत जानवर बहे, बहुत घर बहे।
यहाँ तक कि हमीरपुर रोड भी बह गया था, बह गया था। उसमें चंद्रावल में बाढ़ आई। उस पर हमने बहुत लिखा पढ़ी की, उसमें के एक्शन के खिलाफ पूरे फैक्ट्स दिए। लेकिन अब पत्रकारिता का काम केवल उजागर करके लोगों को बता देना है, बाकी जब जनता जागरूक होती है तो उसके परिणाम निकलते हैं। अगर जनता सुषुप्तावस्था में है तो फिर वही स्थिति होती जो हुई है। आपने प्रिंट मीडिया का वो युग देखा और उसके बाद फिर अब आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक जमाना है। उस समय रेडियो हुआ करते थे, हालांकि आज भी प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं रेडियो से, जी। लेकिन शहरों में देखा जाए तो रेडियो लुप्त सा ही हो गया है। नहीं, लुप्त तो इसलिए नहीं हुआ है कि अब न्यूज ऑन एयर करके जो आने लगे कार्यक्रम, तो मोबाइल से जब उसको संबद्ध कर दिया गया है तो उसका अभी भी एक क्रेज है अपने किस्म का। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में और प्रिंट मीडिया के इस युग में और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक बहुत जबरदस्त एक प्रगति हुई है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, प्रगति तो किसी एक क्षेत्र में नहीं हुई है। जिस क्षेत्र को भी आप देखेंगे, इवन अगर आप अपनी घर की किचन देख लें तो सन 60 में जो किचन थी और आज 2024 में जो किचन है, जमीन आसमान का अंतर है। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे परिवहन में देखिए, दूरसंचार में देखिए, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए आप, बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और अगर हम तो इसको कई बार हमने कहा भी है कि आजादी के बाद 1960 तक ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठहरा हुआ है। 60 से 70 के बीच में जो प्रगति हुई वो शुरू से लेके 1901 से लेके 1960 तक जो प्रगति हुई, 70 के बीच में पूरी प्रगति उसकी दूनी हो गई। 70 के बाद फिर आप देखें और ज्यादा बढ़ी, अंतरिक्ष की ओर जाने लगे लोग, और फिर देखिए आप, तो स्थिति ये हो गई कि अब तो 5 वर्ष भी युग नहीं ठहरता, अब तो रोज एक नया कुछ ना कुछ आ रहा है, रोज नई टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे ना बढ़े कि बाकी सब लॉजी पीछे हो जाए। एक समन्वय की स्थिति होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई आज एक चीज जारी की और उस जारी करने के बाद 2 दिन नहीं हुए उसमें एक और चीज आ गई और फिर आप इतना पैसा दें तब ये होगा। तो ये जो है, ये गरीब आदमियों की जेब का पैसा कैपिटलिस्टों के पास जा रहा है, उन टेक्नोट को नहीं मिल रहा है जो उन्होंने उसको किया हुआ है, जबकि बौद्धिक संपदा में व्यवस्था है उनके लिए, परंतु दैट हैज बीन कैप्चर्ड बाय द कैपिटलिस्ट। तो ये इस पर एक समन्वयात्मक नीति विश्व को तैयार करना पड़ेगी। कोई एक देश इसमें नहीं कर सकता है, क्योंकि सबको पहल करना पड़ेगी। दुर्भाग्य यह है कि पूरी दुनिया में जो जनता के मुद्दे हैं उन पर काम नहीं होती, चर्चा नहीं होती, जिसमें नहीं होना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा होती है चर्चा, बहुत ज्यादा, ये दुर्भाग्य होती है। एक बड़ा ऐसा विषय है, इस पे हम थोड़ा आपका विचार जानना चाहेंगे जी। आरटीआई जी और पत्रकारिता, जी, ये दोनों का कहीं समन्वय है क्या? क्यों नहीं है? ये दोनों लोकतंत्र को पोषित करने वाले हैं, दोनों का पूरा उद्देश्य लोकहित है। अब वो अलग बात है कि वो कहां तक पूरा हो पा रहा है, क्योंकि देखिए, आरटीआई का जब शुरुआत में दिल्ली में वर्कशॉप्स हुई तो मुझे सौभाग्य मिला उसमें जाने का। तो शुरुआत में एक आरटीआई आई, चर्चा कुछ हुई, इनेक्टमेंट कुछ हुआ और आया कुछ। तो उस पर फिर हम लोगों ने दिल्ली में ही एक मार्च किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और फिर उनसे बात हुई तो बहुत जोर से, वो तो उनके अंदर एक स्वभाव था, कोई बात करो तो बड़ी जोर से अट्टहास करके फिर अपनी बात रखते थे। वही हुआ किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने माना कि लोकतंत्र के लिए आरटीआई जरूरी है। आरटीआई आया, आरटीआई का कुछ लोग कहते हैं, आरोप है कि दुरुपयोग बहुत हुआ। आरटीआई में दुरुपयोग जैसी कोई बात हम नहीं मानते, क्योंकि उसमें दुरुपयोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन उससे कुछ चीजें सामने आई, और जो चीजें सामने आई उससे लोग हिल गए, उससे हिल गए तो उसको बंध्याकृत करने का, किस प्रकार से इसको ऐसा कर दिया जाए कि ये पंगु हो जाए, उस पर कुछ लोगों पर मुकदमे हुए, कुछ लोगों की हत्याएं हुई, कुछ इनेक्टमेंट हुए। सबसे ज्यादा दुखद आश्चर्य मुझे उत्तर प्रदेश में हुआ जब एक नियमावली आई और जो सूचना आयुक्त मिस्टर जावेद साहब पहले चीफ सेक्रेटरी थे, उनको अधिनियमित करने के लिए दिया गया कि आप इसको अधिनियमित कीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी
कि उस नियमावली में ये लिखा हुआ है कि जो आप प्रश्न पूछेंगे उसमें क्या, क्यों, कैसे, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि प्रश्न क्या होता है, उसमें पहले क्या आता है, और उसको आपने प्रतिबंधित कर दिया, और पूरे प्रदेश में कहीं कोई आवाज नहीं आई, नाइदर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मीडिया नॉट फ्रॉम प्रिंट मीडिया। हमने तो अपने अजय प्रहार में एक बार उसको कहा कि ये गलत हुआ, लेकिन अगर ये जन जन की आवाज आती तो शायद ये अमेंडमेंट वापस चला जाता। तो दिक्कत क्या है कि कुछ ताकतें हमको शक्तियां देने के लिए आती हैं और उससे कई गुना ताकतें वो शक्तियां हमसे वापस ले लेती हैं। यही भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। काव्य के क्षेत्र में भी आपने जो है बहुत कुछ कार्य किया है जी। तो कोई पहले तो ये बताइए कि आपका काव्य संग्रह कितना अब तक प्रकाशित हो चुका है, कई हो चुके और हैं। उसमें से कोई 2 लाइनें सुनना चाहेंगे। देखिए, हमारा सबसे पहले तो प्रहार आया था, और प्रहार के बाद फिर आकांक्षा आई, आकांक्षा के बाद मधुज्वाला आई, और जो पुरस्कृत हुई हमारी वो प्रतीक्षा हुई, जिसमें हमने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे को लिया था, वो पुरस्कृत भी हुई। तो यह है, बाकी जितना प्रकाशन हो चुका है उससे कई गुना अभी वो बाट जो हो रहा है, हमें क्षमता नहीं है कि हम उसका प्रकाशन कर भी पाए, या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कब कौन सा समाचार आ जाए कोई नहीं जानता। समाचार आने में अभी समय है उसके लेकिन कोई 2 लाइनें आपको याद? हाँ, देखिए, मधुज्वाला की जो पंक्ति बहुत ज्यादा कई जगह प्रसिद्ध हुई और लोगों ने उसको मंचन भी किया। मधुज्वाला एक ऐसी कृति है जिस पर गायन प्रतियोगिताएं देश में बहुत हुई, चित्रकला प्रतियोगिताएं बहुत हुई। उसमें है, कल कल छल छल ध्वनि होती है जब हाला प्यालों में गिरती, कल कल से कल छिन जाता है, छल छल से हाला है चलती। ये हमें याद है, बाकी कविताएं हमें याद नहीं रहा करती। अंत में आज के युवा पत्रकारों के लिए क्या संदेश? भाई देखिए, पत्रकारिता एक मिशन है, पत्रकारिता पथ प्रदर्शन है, पत्रकारिता आजीविका है, और अगर संक्षेप में हम कह दें तो ये कल्पतरु है। कल्पतरु से मतलब यह है कि आप किस उद्देश्य से इस क्षेत्र में आ रहे हैं वो आपको मिलेगा। आप नाम के लिए आएंगे, नाम मिलेगा, दाम के लिए आएंगे, दाम मिलेगा, यश के लिए आएंगे, यश मिलेगा। अब ये आपका और उस समय की तत्कालीन समाज का कैसी केमिस्ट्री आप बना सकते हैं, वो आज की तारीख में है। क्योंकि जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कीर्तिमान स्थापित किए, पड़ारकर साहब ने कीर्तिमान स्थापित किए, मुंशी प्रेमचंद जी ने कीर्तिमान स्थापित किए, अब उन कीर्तिमानों को स्थापित करने की क्षमता लोगों में तो है, परंतु उस क्षमता को निखारने की, परखने की क्षमता शासन में और जनता में नहीं है। दिस इज द होल प्रॉब्लम। महोबा न्यूज के लोकार्पण कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको कुरेदा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम बधाई देते हैं, ईश्वर करे ये स्टूडियो फले फूले और आगे अपने 4 चांद बढ़ाए, पत्रकारिता में अपना एक मुकाम हासिल करे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।